नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 शहर 5 खबर और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बुलेटिन में आज हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार में फिर हुए जानलेवा शराब कांड की। फिर बात करेंगे रेसलिंग को लेकर चल रहे विवाद में आए नए मोड़ की। यूपी की योगी सरकार के निवेश को लेकर किए जा रहे रोड पर भी हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा खबर होगी झारखंड में 2024 और विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक की। पराक्रम दिवस यानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 अनाम द्वीपों के नामकरण पर भी हम नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं 5 शहर 5 खबर की। बिहार में शराब से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा। छपरा के बाद अब सीवान जिले के लकड़ीन बीगंज प्रखंड के वाला गांव में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर हालात में हैं, इलाज करा रहे हैं। और इसके साथ ही कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। मृतकों में नरेश राउत और जनक देवराम शामिल हैं। इस मामले में इलाजरत धुरन राम ने शराब पीने की बात स्वीकार की है। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस और जिला प्रशासन की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जिला प्रशासन ने अस्पताल से मीडिया कर्मियों को बाहर कर दिया और उधर जानकारी मिल रही है कि इस मामले में पुलिस ने 12 लोगों को हिरासत में ले भी लिया है, उनसे पूछताछ हो रही है। मुंह सूखा था, बस ये तो बीमारी बा जी बस। काहे पे गए सगा पी गए हाँ दारू तो पी रहे ऑयल बाजे मुंह। सर एक इन्फॉर्मेशन नहीं है, डॉक्टर साहब जांच करने के बाद करेंगे। कितने लोगों की सर मौत कितने लोगों की है? अभी तक ये एक ब्रॉड डेट लाया गया है जी, बाकी का इलाज चल रहा है। कितने लोग का इलाज चल रहा है सर अभी अंदर? अभी जो है अंदर 5 लोगों का चल रहा है इलाज। कितने लोगों के लाने की सूचना मिली है सर अभी तक? अभी सिर्फ हमारे पास है 5 अंदर इलाज। ये सर घटना कहाँ की है? मतलब सर ये कारण क्या है सर, अभी तक आ रहा है? कारण अभी नहीं पता चला है, डॉक्टर साहब जांच कर रहे हैं। सर आपकी बात आ रही है सर। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल शर्मा हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, बिहार में क्या चल रहा है? पहले छपरा सीवान। बिल्कुल योगेश, कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता इसकी वजह कही जा सकती है। पहले भी इस तरह की घटना हुई है, पहले सख्ती की जाती है लेकिन फिर बेपरवाही लापरवाही बरतनी शुरू कर देता है प्रशासन, और उसका नतीजा आज फिर सिवान में देखने को मिला है। अभी तक का जो अपडेट है 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि आधा दर्जन से ज़्यादा अभी भी गंभीर हैं। लगातार मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है और गंभीर लोगों की तादाद भी जो अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं उनकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है। तो जाहिर तौर पर कोई ना कोई स्थायी समाधान जब तक बिहार सरकार जहरीली शराब का कारोबार करने वालों के खिलाफ नहीं निकालती है तब तक इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। और योगेश, कहीं ना कहीं इसमें न सिर्फ प्रशासन की लापरवाही बेपरवाही है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार सुशासन बाबू जिन्हें नीतीश कुमार की सरकार की भी लापरवाही का नतीजा है कि लगातार आए दिन अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई कड़ा फैसला, कड़ा कदम उठाना होगा जहरीली शराब की तस्करी, उसकी बिक्री करने वाले लोगों के खिलाफ। क्या वजह रही? बताया जा रहा है कि अस्पताल परिसर से पत्रकारों को दूर किया जा रहा है, अस्पताल के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? योगेश, जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये करतूत सिर्फ और सिर्फ इस वजह से की जा रही है ताकि जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जो मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, उस पर पर्दा डाला जा सके, या ये कहें कि इस पूरे मामले की लीपापोती की जा सके। ये कोई पहले मर्तबा रही हैं। हमने भी रिपोर्टिंग की है, उस दौरान हमने भी इस तरह की शासन प्रशासन की करतूतों को देखा है। जब घटना होती है, जब मीडिया उसको उजागर करता है, शासन प्रशासन की कारगुजारियां, उनकी लापरवाही बेपरवाही को आम जनता के सामने लाने का प्रयास करता है, तो इस तरह के घटनाएं मीडिया वालों को जाहिर तौर पर फेस करनी पड़ती हैं। और कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगा कि नीतीश बाबू की सरकार को, तेजस्वी की सरकार को कोई ना कोई कड़ा फैसला लेना होगा ताकि लगातार गाहे बगाहे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राहुल शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से ये मामला सामने आया है। शराब कांड एक बार फिर से बिहार में देखने को मिला है। कई लोगों की जान चली गई है, कई लोग इलाजरत हैं। सरकार कोई ठोस कदम उठाती नजर नहीं रही है। ऐसे में अगर जहरीली शराब का कोई जो
जिनकी जान जा रही है वो आम जनमानस की जा रही है। वहीं कुश्ती संघ और रेसलर्स के बीच चल रहे विवाद की जांच रिपोर्ट आने में जहां अभी वक्त है, वहीं खेल मंत्रालय ने WFI के अध्यक्ष को लेकर के भी कहा है कि वो किसी तरीके की कोई अब कामकाज नहीं देख सकेंगे और इसके लिए एक ओवरसाइट कमेटी का गठन कर दिया है। कमेटी की कमान विश्व विजेता मैरी कॉम को सौंप दी गई है। उन्हें जहां कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है, वहीं कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को इसकी सदस्य मनोनीत किया गया है। WFI के कामकाज से 4 सप्ताह के लिए अलग किए गए बृजभूषण शरण सिंह की जगह अब यही कमेटी WFI का कामकाज देखेगी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खुद मीडिया के सामने कमेटी का ऐलान किया है। ओवरसाइट कमेटी के हाथ WFI की कमान अब चली गई है और मैरी कॉम ओवरसाइट कमेटी के अध्यक्ष बनी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिनकर आनंद हमारे साथ सीधे लाइव बने हुए हैं। दिनकर, अब WFI की कमान जो है वो मैरी कॉम के हाथों सौंप दी गई है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये पूरा मामला 19 जनवरी को शुरू होता है, जहां देश के करीब 30 से ज़्यादा पहलवान जंतर मंतर पर इकट्ठे होते हैं, जो कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हैं। उसके बाद ये मामला तूल पकड़ता है और धीरे धीरे ये मामला दिन पर दिन मीडिया में हाईलाइट होता है और देश के सामने आता है। वहीं अब इस मामले पे अपडेट ये आई है कि कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं या फिर उनकी जो अभी कमांड दी गई है वो विश्व चैंपियन मुक्केबाज मैरी कॉम को दी गई है। इस समिति में ओलंपिक पदक विजेता योगेश्वर दत्त हैं, तृप्ति मुरगांडे हैं, राजगोपालन हैं, काफ़ी सारे लोगों को इसमें शामिल किया गया। वहीं बताऊं कि मुक्केबाज मैरी कॉम को भारतीय ओलंपिक संघ ने भी अपना कमान सौंपा है। उन्होंने 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। वहीं यह समिति करीब 4 सप्ताह बाद अपना रिपोर्ट पेश करेगी, जिसपे खेल मंत्रालय बृजभूषण सिंह शरण पर उसके बाद कार्रवाई कर सकती है। योगेश, दिनकर, यहाँ पर एक बात ये भी सामने आई थी, खबर आई थी कि दरअसल बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से जो ये पहलवान धरने पर बैठे थे, इनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है, उनके तरफ से पत्र कुछ भेजा जा रहा है, ऐसी कुछ खबरें आ रही हैं। जी योगेश, एक मीडिया रिपोर्ट्स में खबरें ये भी चली कि बृजभूषण सिंह ने जितने भी जो खिलाड़ी जो कि धरने पर बैठे उन लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया और उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप में ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाया। हालांकि इसके थोड़ी ही देर बाद बृजभूषण सिंह शरण ने इसको सिरे से खारिज किया और कहा कि ऐसी मैंने कोई याचिका नहीं दायर की है, कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अभी बातें चल रही थी कि दरअसल पार्टी स्तर से ऊपर जा चुके हैं बृजभूषण शरण सिंह, लेकिन अब जो जांच की बात कही जा रही है वो जांच में सहयोग करने की भी बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दरअसल वो किस तरह की कार्रवाई नहीं चाहते हैं, ना वो करते नजर आ रहे हैं। तो ये माना जाए कि जिस तरीके से जाँच हो रही है अब निष्पक्ष जाँच हो जाएगी, क्योंकि तमाम सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे जाँच को लेकर के भी। जी योगेश, देखिए, जब शुरुआत में ये मामला उठा तो इस मामले को लेकर बृजभूषण शरण सिंह काफ़ी ज़्यादा ये एक्टिव नजर आए। उन्होंने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, शाम 4 बजे का उन्होंने डेट दे रखा था। एक तरफ खिलाड़ियों का प्रदर्शन जारी था, दूसरी तरफ बृजभूषण सिंह शरण का बयान आता है कि अगर मैंने अपना जुबान खोला तो कई लोग नंगे हो जाएंगे। उनके इस बयान से ये सामने आता है कि उस टाइम उनका क्या कड़क रुख था। वहीं जब खेल मंत्रालय का एक बार मीटिंग हुई खिलाड़ियों के साथ, दूसरी दफ़ा मीटिंग हुई, खिलाड़ियों ने साथ में डिनर किया, उसके बाद उनका रुख धीरे धीरे ढीला पड़ने लगा और उसके बाद अब ये जो समिति गठन की गई है, समिति अपना रिपोर्ट पेश करेगी और अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जब ये मुद्दा इतना तुल पकड़ चुका है तो इस पर कार्रवाई निष्पक्ष तरीके से ही होगी। योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। दिनकर आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से मामला तोल पकड़ता चला जा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगता नजर आ रहा है और निष्पक्ष जांच की बात की जा रही है। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां पर अगले महीने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की मेजबानी करने जा रहा है और इसके लिए यूपी के मुख्यमंत्री सहित पूरा मंत्रिमंडल और उच्च अधिकारी दुनिया भर में रोड शो कर रहे हैं। दुनिया के कई बड़े कारोबारी और उद्योग यूपी में निवेश के इच्छुक दिख रहे हैं। निवेशकों का कहना है कि राज्य में उद्योग लगाने के लिए माहौल पहले के मुकाबले कहीं बेहतर हो गया है और प्रदेश के पास निवेश हासिल करने के सबसे मजबूत अवसर हैं। उत्तर प्रदेश देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अन्य राज्यों से इसका संपर्क बहुत अच्छा है और अब प्रदेश को लेकर कारोबारियों का अनुभव भी बेहद उत्साहजनक नजर आ रहा है। इसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ से महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही योगी सरकार ने बेंगलुरु में रोड शो किया, जिसका नेतृत्व डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया।
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रियम पाठक हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। प्रियम, इन्वेस्टरों को लुभाने के लिए योगी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है और आज खबर ये आ रही है कि आनंद महिंद्रा से मुलाकात भी करेंगे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया है, उस आयोजन को सफल बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। और उसी को देखें तो विदेशों से लेकर जो है देश के अंदर जो बड़े राज्य हैं और वो जो बड़े महानगर हैं, वहाँ पर जो बड़े उद्योगपति हैं, उनके साथ में उत्तर प्रदेश सरकार के खुद मुख्यमंत्री और मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी जो है वो दी गई और उन्होंने उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। और जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ में मुलाकात हुई है और जिस तरीके से अभी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसके मुताबिक 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक के उत्तर प्रदेश में निवेश के जो प्रस्ताव हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार को मिल चुके हैं। और यही जो प्रस्ताव हैं एमओयू के रूप में 10 से 12 फरवरी जब इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा, लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होगा, उसमें ये जो एमओयूज हैं वो साइन किए जाएंगे। तो एक बड़ी सफलता जो है वो मानी जा रही है कि प्रदेश सरकार की इसमें अब सबसे बड़ा चैलेंज सरकार के लिए ये रहने वाला है कि इस इन्वेस्टमेंट को धरातल पर कैसे वो उतरवाते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज जरूर होगा, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो लगातार सरकार जो है वो प्रयासरत है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो आनंद महिंद्रा के चेयरमैन से मुलाकात करेंगे, आनंद महिंद्रा से। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो देखिए डिप्टी सीएम जो है वो आज बेंगलोर में रोड शो कर रहे हैं, वहां पर जो उनके बड़े निवेशक हैं उनके साथ में उनके मुलाकात करना है उनको। इसके अलावा ताकि इन्वेस्टमेंट जो है वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा आ सके और उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं को रोजगार मिल सके, इस बात के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। और अगर आप देखें तो ये सरकार की प्राथमिकता में रहा है जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की कमान संभाली है। आप देखिए 2017 के बाद से ही जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो पूरा प्लान था वो तैयार किया गया, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, 2 इन्वेस्टर समिट उससे पहले हुई और अब इस बार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो है वो आयोजन किया गया, जिसमें विदेश से भी निवेशकों को उत्तर प्रदेश में आने के लिए आमंत्रित किया गया, उनको अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके से अवसर हैं, उत्तर प्रदेश कितना बड़ा एक बाजार है और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर वो आते हैं तो किस तरीके से उनको बेनिफिट होगा, सरकार किस तरीके से उनकी मदद करेगी, किस तरीके से सरकार ने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल जो है उसको तैयार किया। इन सभी चीज़ों से जो है मंत्री अधिकारियों ने जो है वो उद्योगपतियों को जो है अवगत कराया है। खुद मुंबई में अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए, वहां पर उन्होंने रोड शो किया, वहां पे जो उद्योगपति हैं उनसे उन्होंने मुलाकात करी, बड़ी बड़ी कंपनी के जो चेयरपर्सन हैं, जो एमडी हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात करी और सबसे एक ही बात का उन्होंने रिक्वेस्ट रही कि आप उत्तर प्रदेश में आइए, उत्तर प्रदेश में आपको इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल सरकार दे रही है, सुरक्षा की गारंटी आपको दी जा रही है और उसके बाद जब आप यहाँ पर आएंगे तो सरकार हर तरीके से आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार जो है इन्वेस्टरों को लुभाने का काम कर रही है, उन्हें तमाम सारी चीजें बताने का काम कर रही है, लेकिन इसी बीच विपक्ष के तमाम सारे नेता बैठे हुए हैं जो कि लगातार बयान भी देते नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि दरअसल अगर उत्तर प्रदेश में इतना अनुकूल माहौल है तो वजह क्या है, सरकार को इतना पैसा खर्चा करना पड़ रहा है, इतनी ब्रांडिंग करनी पड़ रही है, क्यों इन्वेस्टरों को दर पर उनके घर पर जाना पड़ रहा है उनको बुलाने के लिए, वो खुद क्यों नहीं स्वतः क्यों नहीं आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। तमाम सारे ऐसे सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए योगेश, जिस तरीके के सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सवाल इस बात से ज़्यादा इस बात को लेकर उठाया जा रहा है कि इससे पहले की भी जो 2 इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ उसका ग्राउंड पे नतीजा कितना है, क्योंकि उनमें भी लाखों करोड़ रुपए के निवेश की बातें जो है वो कही गई, लेकिन वो उस तरीके से धरातल पर नजर नहीं आई और कहीं ना कहीं इसी वजह से विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। चुनाव के समय भी देखने को मिला कि एक बड़ा मुद्दा बना था और इस बार जब अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जा रही है तो उसको लेकर भी विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अगर जब इतने प्रस्ताव सरकार को मिलते हैं तो वो धरातल पर क्यों नहीं उतरते हैं। तो जाहिर सी बात है सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि 17 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव निवेश के अब तक मिल चुके हैं प्रदेश सरकार को, तो ऐसे में उन प्रस्तावों को धरातल पर उतारना भी एक बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं जरूर प्रदेश सरकार के लिए रहने वाला है। देखना होगा सरकार की तरफ से इसको लेकर विपक्ष को किस तरीके से जवाब दिया जाता है। बिल्कुल, ये अपने आप में बेहद अहम और बड़ा सवाल है, लेकिन इसके साथ ही ये बताया जा रहा है कि 17 लाख करोड़ का जो लक्ष्य रखा है सरकार ने, बताया जा रहा है क्योंकि हमारे कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी हमने चर्चा की, चर्चाओं में भी बात निकल करके आ रही है कि दरअसल 20 लाख करोड़ का लक्ष्य अब सरकार ने बढ़ा दिया है, कुछ ऐसा है?
देखिए सरकार, चूंकि जिस तरीके से सरकार ने शुरुआत में जब तैयारियां हुई और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर और सरकार के मंत्री अधिकारी शासन के जो है वो विदेश गए, तो वहां पर उन्होंने जो अपना पहले 7 लाख करोड़ रुपए का जो प्रस्ताव का लक्ष्य रखा था उसको विदेश के दौरे पर ही अचीव किया गया। और जिस तरीके से उनको प्रस्ताव मिले तो उस हिसाब से 7 लाख करोड़ रुपए का जो टास्क था वो वहीं पे पूरा हो गया। सरकार ने अपने टास्क को फिर बढ़ाया, 17 लाख करोड़ तक पहुंचे। और अब जिस तरीके से जानकारी है कि सरकार ने फिर अपने टास्क को बढ़ाया है, क्योंकि अभी कई रोड शो जो है वो होने बाकी हैं और कई तरीके से प्रयास किए जाएंगे। और उसमें माना जा रहा है कि सरकार इस बात के लिए प्रयासरत है कि उसमें 20 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है वो उत्तर प्रदेश में हो, तो उसके लिए वो निवेशकों को जो है वो आमंत्रित करती हुई नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। प्रियम पाठक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार काम करने में लगी हुई है और इन्वेस्टरों को लुभाने में काम कर रही है। उधर झारखंड के देवघर में बीजेपी की 2 दिवसीय कार्य समिति बैठक का आगाज हो गया है। देवघर के संताल परगना में ये बैठक हो रही है, जिसमें झारखंड बीजेपी के तमाम बीजेपी नेताओं ने शिरकत की है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के कार्य समिति की यह बैठक हुई है, जिसमें झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। झारखंड प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आगाज हो चुका है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राकेश कुमार हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। राकेश, बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आगाज हो चुका है, क्या कुछ खबर पर जानकारी है आपके साथ? देखिए योगेश, बैठकों का दौर अभी चल रहा है फिलहाल, खासकर बैठक चल रही है और कई चीजों पे जिक्र की जा रही है। सबसे बड़ी बात कही जा सकती है कि जो हालात है राज्य में अभी बीजेपी को लेकर के, उस पर चर्चा कराई जा रही है और साथ साथ जो आगामी चुनाव होने हैं लोकसभा के और विधानसभा के राज्य में, उस पर बातचीत की जा रही है कि आखिर क्या कुछ रणनीति होगी। और जिस तरीके से राज्य में बीजेपी अभी विपक्षी पार्टी के रूप में है, तो वैसे में इनकी भूमिका किस तरीके से आगे बढ़ सकती है जाया जाएगा। किन मुद्दों को लेकर हो सकता है कि थोड़ी लेकिन कई सवाल भी करके समय में काम करेगी, क्योंकि फिलहाल की कई चुनौतियां के सामने आई हैं। बीजेपी की क्या कार्य समिति की बैठक को लेकर के किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, या आपने कहा कि क्योंकि अभी बैठक चल रही है, कार्य समिति की चर्चा हो रही है और सूत्रों से कोई जानकारी मिल रही हो? देखिए, गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे से बातचीत हो रही थी। उनका साफ तौर पे कहना था कि संथाल के जो इलाके हैं संथाल में उनकी भूमिका काफी अहम होती है और पिछले कई वर्षों से कहा जाए संथाल में बीजेपी की एक अपनी पकड़ भी दिखाई पड़ती रही है। तो सबसे पहला बात ये हो रहा था कि संथाल के इलाके में फिर से एक बार बीजेपी अपनी जड़ों को मजबूत कैसे कर सकता है और किस तरीके से आगे की तैयारी हो सकती है, इन सारी चीजों पे मंथन होना है। और उसके बाद से संथाल परगना में काम को लेकर के, मुद्दों को लेकर के, वोटों तक जाने को लेकर के, इन तमाम विषयों पे बातचीत होगी कि आखिर किस तरीके से राज्य में काम किए जाएंगे। और हो सकता है कि जब इस सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ने की बात की जाएगी तो उसके एक दिशा निर्देश और कुछ कार्य प्रणाली पर भी चर्चा होगी। साथ साथ कुछ एजेंडे भी तय होंगे, कुछ चीजों पर जिक्र किया जाएगा कि आखिर किन मुद्दों को लेकर कैसे स्टेज वाइज में आगे काम करना है। जी, सीधी सीधी बात कहें तो राकेश, ये कहा जा सकता है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है और पूरी तरीके से अब जेएमएम और कांग्रेस जो भी गठबंधन की सरकार है झारखंड में, गठबंधन की सरकार को उखाड़ फेंकने की पूरी रणनीति और पूरी कवायद बना चुकी है, ये कहा जा सकता है। साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी ठीक उसी साल होने हैं, यानी कि 2024 में। और बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती ये देखने को कि लोकसभा के 14 सीटों में से 12 सीटें एनडीए के पास है, यानी कि 11 सीटें बीजेपी के पास है, एक आजसू के पास है जो सहयोगी पार्टी है। तो ऐसे में उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये दिखाई पड़ रही है कि इन 12 सीटों को फिर से बचाया जाए और जो बाकी के 2 सीट पर है उस सीटों पे अपना जो प्रदर्शन है उसको कैसे बेहतर किया जाए, जिससे आने वाले समय जब विधानसभा के चुनाव होंगे उस समय पार्टी की भूमिका तय होगी कि आखिर किस तरीके से आगे विधानसभा में इसका लाभ मिल सकता है। ये बड़ी चुनौती मानी जा रही है
बीजेपी के लिए। और मुझे लगता है कि इस बैठक में भी इस बारे में चर्चा होगी कि किस तरीके से सीटों पे फिर से एक बार बरकरार रखा जाए अपने प्रत्याशियों को, और साथ साथ आगे जो कार्यक्रम तय हुए उसके माध्यम से विधानसभा के चुनाव में भी अच्छी सीटें लाकर सरकार बनाने की पहल की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। राकेश कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी रणनीति बना रखी है और कार्य समिति की आज फिलहाल बैठक का आगाज हो चुका है झारखंड में। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उन्हें समर्पित स्मारक के एक मॉडल का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अंडमान निकोबार के केस द्वीपों का शहीदों के नाम पर नामकरण किया। अब तक ये अनाम द्वीप थे, लेकिन अब ये द्वीप परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाने जाएंगे। वर्चुअली इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अंडमान की ये धरती वो भूमि है जिसके आसपास में पहली बार मुक्त तिरंगा फहरा था। इसके साथ ही कहा कि आज की इस दिनों की आज़ादी के अमृतकाल में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये द्वीप एक निरंतर प्रेरणा का स्थल बनेगा। नितिन चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे लाइव बने हुए हैं। नितिन, 21 द्वीपों का आज नामकरण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। जी देखिए योगेश, बिल्कुल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी सोमवार को नेताजी सुभाष चंद्र की 126वीं जयंती के अवसर पर अंडमान निकोबार के उसका उद्घाटन किया और साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है उन्होंने एक पूरी तरीके से अपने 21 द्वीपों का जो है यहाँ पर समर्पण किया और कहा है कि जिस तरीके से अंडमान के अंदर जो है जो द्वीप उसको किया गया तो वो परमवीरों के नाम से रखा जाएगा, जो शहीद हुए हैं उनके नाम पे ये रखा जाएगा, तो उसी को 21 द्वीप यहाँ पर लगाए गए हैं। लेकिन उसके बाद में उन्होंने साफ ये भी कहा है कि भूमि को जिस तरीके के आसमान में पहली बार मुक्त तिरंगा यहाँ पर लहराया गया था अंडमानों में, लेकिन उसी की बात है तो इस तरीके से यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए यहाँ पर जो है तमाम चीज़ों को देख के कहा और 21 द्वीपों को जो है यहाँ पर जो है समर्पण किया और कहा कि इस तरीके से जो के नाम पे रखा जाएगा। इस दौरान उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने यह भी कहा कि दरअसल ये जो द्वीप हैं अब ये प्रेरणा का स्थल बनेंगे। जी देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो द्वीप थे वो प्रेरणा के जो स्थल बनेंगे, जिस तरीके से 21 द्वीपों का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसको शहीदों के नाम पर नामांकन किया, तो उसी को देखते कहा कि जो शहीद हुए हैं उनके नाम पर जो है द्वीपों को जो स्थल बनाया जाएगा और उसी को देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इनका उद्घाटन किया था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है काफ़ी दिनों से इस पर कर रहे थे चर्चा, तो उसके बाद ही जिस तरीके से कहा कि 121वीं जयंती जो 126वीं जो जयंती सुभाष चंद्र नेताजी के बोस पे इसका कहा था, उसी को देखते हुए यहाँ पर जो अंडमानों की जो धरती है उस पर कहा गया कि मुक्त तिरंगा जो है सबसे पहले यहाँ पर फहराया गया था, लेकिन उसके बाद 21 द्वीपों को जो यहाँ पर आज उद्घाटन किया और कहा कि इसको प्रेरणा स्थल यहाँ पर बनाया जाएगा। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम दिए गए हैं, कुछ विजेता परमवीर चक्र विजेताओं के नाम यदि आप दर्शकों को बता पाएं। जी देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से जो परमवीर विजेता हैं जो 21 द्वीपों के नाम से यहाँ पर जो स्थल बनाया जा रहा है उसमें काफ़ी परमवीर हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जो शहीद हुए हैं उन शहीदों को जो है यहाँ पर जो द्वीपों का उत्सव का बनाया जाएगा और उसी भी कहा जा रहा है कि इस तरीके से जो आज 126वीं जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यहाँ पर मनाई जा रही है, तो उसी के शुभ अवसर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सबसे बड़ा कार्य यहाँ पर किया अंडमानों में। और तो साथ ही उसी को देखते हुए तो उन्होंने ये भी कहा है कि इस तरीके से जो 21 द्वीप यहाँ पर को जो बनाए जा रहे हैं तो इन शहीदों के स्थलों पर जो है यहाँ पर शहीद स्थल बनाया जाएगा, परमवीरों के नाम पर जाना जाएगा, क्योंकि पहली बार जो है मुक्त तिरंगा जो फहराया गया था उसको देखते हुए कहा कि सबसे पहला तिरंगा मुक्त जो है अंडमानों में ही फहराया गया, तो उसको देखते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करते हुए यहाँ पर वार्ता की थी। लोग बिल्कुल, लेकिन ये अनाम द्वीप जो थे अब इनको नाम मिल गया है और परमवीर चक्र विजेताओं के नाम मिले हैं। पहले से अब में क्या कुछ यहाँ पर बदलने जा रहा है? ये देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से 21 द्वीपों का यहाँ पहली बार जो समर्पण किया गया और साथ ही उसी को देखते हुए परमवीरों के नाम पर शहीद स्थल बनाया गया, तो उसको देखते जो अंडमानों का जो देश है स्मारक जो बनाए जाने, तो उसमें काफ़ी लोगों की खुशी है कि जिस तरीके से यहाँ पर प्रेरणा स्थल यहाँ बनाया जा रहा है, जो शहीद लोग हुए उनके नाम पर यहाँ प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है। जिस तरीके से 21 द्वीपों का आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी इसके जरिए जो है पूरी तरीके से प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि इस तरीके से जो परमवीर जो थे जो शहीद हुए हैं उनके लिए जो है यहाँ पर दीप स्थल बनाया जा रहा है, तो शहीदों के नाम से ही बनाया जा रहा है। बिल्कुल, शहीदों के नाम से बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। नितिन हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से परमवीर चक्र विजेताओं का नाम दिया गया है और अभी तक ये द्वीप समूह अनाम थे, लेकिन अब इन 21 द्वीप समूहों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम दे दिए हैं और उन्होंने कहा है कि दरअसल ये स्थल अब प्रेरणा का स्थल बनेंगे। 5 शहर 5 खबरों में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।